गेहूँ में कल्ले फुटान के लिए अनुकूल तापमान चाहिए। गेहूँ में मतलब टिलरिंग के लिए कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, बी है 16 से 20, सी है 20 से 23, डी है 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गेहूँ में टिलरिंग यानी कल्ले फुटान के लिए अनुकूल टेम्परेचर जो है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है, पौधों में स्थायी रूप से कौन सा तत्व कार्बनिक संयोग में समाहित नहीं होता है? पौधों में स्थायी रूप से कौन सा तत्व कार्बनिक संयोग में समाहित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पोटेशियम है, पौधों में स्थायी रूप से कार्बनिक संयोग में समाहित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पौधों की कम वृद्धि दर के साथ अधिकतम वृद्धि तथा साथ ही पोषक तत्व का पौधे में संचय कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सफिशिएंसी रेंज। पौधे की कम वृद्धि दर के साथ अधिकतम वृद्धि तथा साथ ही पोषक तत्वों का पौधे में संचय जो है सफिशिएंसी रेंज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, मृदा समुच्चय निर्माण में मुख्य ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट का कार्य करता है। मृदा समुच्चय निर्माण में मुख्य ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए वसी अम्ल, बी प्रोटीन डेरिवेटिव्स, पॉलीसेकेराइड, कार्बनिक अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं सॉइल एग्रीगेट फॉर्मेशन में ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, टेट्राजोलियम टेस्ट से निर्धारण करते हैं। टीजेड टेस्ट जो होता है टेट्राजोलियम टेस्ट से क्या निर्धारण करते हैं? बीज की शुद्धता, बीज अंकुरण, सीड वाइबिलिटी, बीज की गुणवत्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीड वाइबिलिटी के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में वास्तविक आलू के बीज की सीड रेट यानी बीज दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 100 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 300 ग्राम, डी 400 ग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ट्रू पोटैटो सीड की जो बीज दर होती है 100 ग्राम होती है। अगला प्रश्न है, भारत में मोठ बीन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य। भारत में मोठ बीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान में मोठ बीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, तिल सिसेमम इंडिकम की बीज दर कितनी है? ऑप्शन नंबर है 2 से 3, बी है 3 से 4, डी है 4 से 5, डी है 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर तिल की बीज दर होती है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सरसों के उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य सरसों के उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान जो है सरसों के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, रेपसीड व मस्टर्ड का फल कहलाता है। रेपसीड व मस्टर्ड का फल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए फली, बी दाना, सी सिलिकुआ, डी कैरियोप्सिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिलिकुआ। रेपसीड व मस्टर्ड का फल सिलिकुआ कहलाता है। अगला प्रश्न है, पादप पोषण में तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है डीजे निकोलस, बी आर्नन स्टाउट, जी जयसेवर कंवर, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्नन और स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दी थी न्यूट्रिशन के लिए। अगला प्रश्न है, आलू किसका रूपांतरण है? तने का, जड़ का, पर्ण का, फूल का। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलू सोलेनम ट्यूबरोसम जिसका बोटनिकल नेम होता है तने का रूपांतरण है, भूमिगत तना है। अगला प्रश्न है, असमतल या उबड़ खाबड़ अंडुलेटिंग भूमि में सिंचाई की कौन सी विधि सबसे श्रेष्ठ है? उबड़ खाबड़ विधि में सिंचाई की कौन सी विधि उत्तम है? फ्लड सिंचाई, फवारा सिंचाई, टपक सिंचाई, अधोभूमि सिंचाई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अंडुलेटिंग सॉइल के लिए जो फवारा सिंचाई है वो उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न है, बाजरे के लिए बीज को किस गहराई पर बोना चाहिए? बाजरे के बीज की जो गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर उपयुक्त रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः मृदा अम्लता को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? अम्लता को ठीक करने के लिए क्या सॉइल में मिलाना चाहिए? जिप्सम, चूना, आयरन, पायराइट्स और AB दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अम्लता को दूर करने के लिए चूने का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैच क्रॉप उगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है कि मृदा में फसल अवशेष मिलाना कैच क्रॉप है, मृदा दरारों से बचाना, खरपतवारों का दबाना, या बिना किसी अतिरिक्त निवेश के अधिक आय प्राप्त करना। कैच क्रॉप का ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा कि बिना किसी अतिरिक्त निवेश के अधिक आय प्राप्त करना
कैच क्रॉप का मुख्य उद्देश्य होता है। जब मेन क्रॉप नष्ट हो जाती है तो कम समय में जो तैयार होने वाली फसल बो देते हैं उसके स्थान पर कैच क्रॉप बोलते हैं उसे। अगला प्रश्न है, उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश 1957 के अनुसार यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितने % से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यूरिया में बायूरेट की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, उर्वरक अध्यादेश 1957 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, बंड फॉर्मर से बनाई जाती है। बंड फॉर्मर से क्या बनाई जाती हैं? कोण, रिज, मृदा को समतल किया जाता सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेड़ या रिज जो होती हैं बंड फॉर्मर से बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ठोस सतह पर अधिशोषित जल की अणु अन्य जल अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस बल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठोस सतह पर अधिशोषित जल के अणु अन्य जल अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस बल को संसंजन बल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा है। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्ध होने की ऊपरी सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्थायी मूर्धन बिंदु, बी क्षेत्रधारिता, सी अर्धग्राही गुणांक, डी मैट्रिक सेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा नमी उपलब्ध होने की जो ऊपरी सीमा है वो क्षेत्रधारिता कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी से बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रित परिस्थितियों में मृदा के एक कॉलम से परकोलेशन एवं निचालन मापा जाता है। नियंत्रित परिस्थितियों में मृदा के कॉलम से परकोलेशन और लीचिंग किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लाइसीमीटर के द्वारा जो है परकोलेशन और लीचिंग मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अंश शोधन करके खुली नाली में जल का जो बहाव है किसके द्वारा मापा जाता है? कैलिब्रेटेड करके खुली नाली में जल का जो बहाव है किसके द्वारा मापते हैं? विनोज, पार्सल फ्लूम, जल मीटर, लाइसीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पार्सल फ्लूम के द्वारा कैलिब्रेटेड करके खुली नाली में जल का बहाव मापा जाता है। अगला प्रश्न है, वाटर टेबल की गहराई किस यंत्र पर निर्भर करती है? जल स्तर की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? वाटर टेबल किसके द्वारा मापते हैं? ऑप्शन नंबर लाइसीमीटर, बी ओडोमीटर, सी पीजोमीटर, डी इवेपोरीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर टेबल की गहराई जो है पीजोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न है, अनुकूल उत्पादन प्राप्त करने के लिए संकर मक्का की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। संकर मक्का की जो बीज दर है 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर अनुकूल रहती है। अगला प्रश्न है, रागी का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए एलुसाइन कोरकाना, बी इकाइनोकोला फ्रेमोंटेसिया, बी पेनिस्कम मिलियसियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो एलुसाइन कोरकाना है, ये रागी का बोटेनिकल नेम है। अगला प्रश्न देखेंगे, चने का मुख्य कीट है। चने का मुख्य कीट कौन सा है? फली छेदक, कटुआ लट, चेपा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो फली छेदक होता है, फ्रूट बोरर, चने का मुख्य हानिकारक कीट है। अगला प्रश्न है, मूंगफली में तेल व प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। मूंगफली में तेल व प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है 20 से 25%, 20% तेल, 50% प्रोटीन, बी 26-45, सी 45-26, डी 50-26। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली में तेल की मात्रा 45% तथा 26% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 26% प्रोटीन और 45% तेल। अगला प्रश्न है, न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीकों को कहते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीकों को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर है 0 टिलेज, बी मिनिमम टिलेज, सी नो टिलेज, डी हैवी टिलेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीके को मिनिमम टिलेज बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है? किस प्रकार के उर्वरकों के लिए भारत जो है पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन उर्वरक, बी फास्फोरस उर्वरक, डी सी पोटासिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है पोटासिक उर्वरकों के लिए भारत पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुसार कृषि में कितने % सालाना वृद्धि दर होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर है 2.5% से अधिक, 3% से अधिक, 4% से अधिक, 5% से अधिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय कृषि नीति के अनुसार कृषि में 4% से अधिक सालाना वृद्धि दर होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है,
मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यूपी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। मूंगफली को एराकिस हाइपोजिया बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है। 45% आयल, 26% प्रोटीन पाई जाती है। अगला प्रश्न है रिमोट सेंसिंग किसके अध्ययन में सहायक है? रिमोट सेंसिंग किसके अध्ययन में सहायक है? भूमिगत जल, मृदा लक्षण, भूमिगत जल, उपरोक्त सभी, कृषिगत क्षेत्रफल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। रिमोट सेंसिंग के द्वारा कृषिगत क्षेत्रफल कितना है, मृदा लक्षण कौन से हैं, भूमिगत जल, ये सभी कैलकुलेट कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है सूरजमुखी का पौधा किस पोषक तत्व की कमी के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बोरान, लोहा, नत्रजन, फास्फोरस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोरान। सूरजमुखी का पौधा जो है बोरान पोषक तत्व की कमी के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व उर्वरक पोषक तत्व में शामिल नहीं है? कौन सा तत्व है उर्वरक पोषक तत्व में शामिल नहीं है? कार्बन, नत्रजन, गंधक, जस्ता। तो इसका ए ऑप्शन कार्बन सही हो जाएगा। कार्बन जो है उर्वरक पोषक तत्व में शामिल नहीं है, बाकी नत्रजन, जस्ता, गंधक ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है मूंग में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर एपीजियल, बी हाइपोजियल, सी हाइपोएपीजियल, डी एपी हाइपोजियल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूंग में एपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम फेजियोलाई, बी राइजोबियम ग्लाइसिकम, सी राइजोबियम जपोनिकम, डी राइजोबियम लेगुमिनोसोरम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम जपोनिकम जो है बैक्टीरिया ये उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है तिल किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर चिनोपोडियेसी, बी पेपिलियोनियेसी, सी है लेगुमिनोसी, डी पेडालियेसी। तिल जो है पेडालियेसी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है सोयाबीन में फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग करते हैं। सोयाबीन में फ्लूक्लोरिन का प्रयोग करते हैं मिट्टी में मिलाकर, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन करते हैं फ्लूक्लोरिन का सोयाबीन में। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स। अगला प्रश्न है कुसुम में शेष भाग हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुसुम में टोपिंग क्यों कर देते हैं? गिरने से बचाने के लिए, शाखा व फूलों को बढ़ावा देने के लिए, जलहरास को रोकने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुसुम में टोपिंग जो है शाखाओं व फूलों को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। कपास के बीजों से रुई हटाने के लिए किसका यूज करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर है इसका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये सही हो जाएगा। इसका प्रयोग कपास से रुई हटाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कपास में अनुकूल उत्पादन लेने के लिए आवश्यक पौध संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 50 से 60 हज़ार जो है प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होनी चाहिए कपास से अनुकूल उत्पादन लेने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है बोलवर्म कीट किस फसल से संबंधित है? जो बोलवर्म कीट है किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर है मक्का, बी गेहूँ, सी कपास, डी धान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोलवर्म जो है कॉटन से संबंधित है। अगला प्रश्न है रंध्रों को बंद रखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने वाला रसायन है। रंध्रों को बंद रखने की प्रक्रिया को कौन सा रसायन बढ़ावा देता है? पीएम में ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मक्का में सिंचाई की दृष्टि से मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है? क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन मेज कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिल्किंग, टेसलिंग, बूट, डफ स्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो टेसलिंग स्टेज होती है मक्का में सिंचाई के दृष्टिकोण से मुख्य क्रांतिक अवस्था है। अगला प्रश्न है फसल उत्पादन के कारकों में जल व उर्वरक के बीच संबंध होता है। फसल उत्पादन में के कारकों में जल व उर्वरक के बीच संबंध होता है साइनर्जेटिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है एक ही खेत में नारियल, काली मिर्च एवं हल्दी के साथ साथ फसल लेने की क्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शन नंबर रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक ही खेत में जब हम विभिन्न ऊंचाई की फसलों को उगाते हैं एक साथ तो उसे मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है स्टीवेंसन स्क्रीन का संबंध है। स्टीवेंसन स्क्रीन का संबंध किससे है?
जीवाणु विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, एग्रोमेट्रोलॉजी, रिमोट सेंसिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीवेंसन स्क्रीन जो है एग्रोमेटेरियोलॉजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सेवन घास का वनस्पतिक नाम है। सेवन घास का क्या वनस्पतिक नाम है? लेसुरस सिंडिकस, पेनिकम मेजिगम, साइनोडॉन डिक्टाइलम, सनक्रस सिलियसिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेवन घास का वनस्पतिक नाम लेसुरस सिंडिकस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, RMO 40 किसकी किस्म है? मूंग, उड़द, हॉर्सबीन, मोठबीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोठबीन। RMO 40 इसकी वैरायटी मोठबीन की। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, किस तेल खली में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस तेल खली में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है? अरंडी खली, नीम की खली, मूंगफली खली, नारियल की खली। ऑप्शन नंबर सी राइट है। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है, 5 से 7.5% तक। अगला प्रश्न है, एवरग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने दिया था? एवरग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है फरोदा, बी स्वामीनाथन, डी वीरेंद्र लाल चोपड़ा, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।